रहीम जल्दी की गाइडिंग के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर चूंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसमें ज्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एससीक्यूज के लिए ये जो टॉपिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें खास तौर पे पॉजिटिव फीडबैक का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के हवाले से। ठीक हो गया। बाकी कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, एमसीक्यू बता के कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले वो यहाँ पे बताते हैं कि जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का। फिर इसी तरह सेल थ्योरी के एक दो और पॉइंट्स पता होना चाहिए आपको कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इस तरह की बातें बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फिर वो कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें से 25 ट्रिलियन आरबीसीज हैं और 75 ट्रिलियन दूसरे सेल्स हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली जो सेल्स के इर्द गिर्द फ्लूइड है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है और प्लाज्मा भी आता है। प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मिला के हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का दूसरा नाम इंटरनल एनवायरनमेंट भी है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से आपको इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये कांस्टेंट मोशन में है। ब्लड तो आपको पता है कि कांस्टेंट मोशन में होता है, बाकी भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी मोशन में होता है हमारे पास। ठीक है, ये बातें तो यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। फिर देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के डिफरेंसेस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स ज्यादा होते हैं। सेलुलर फ्लूइड की बात कीजिए तो इंटरसेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आयन जेल में रखने हैं कि सेल के अंदर ज्यादा कौन से होते हैं, बाहर ज्यादा कौन से होते हैं। सेल के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, और सेल के बाहर सोडियम, क्लोरीन और कार्बोनेट। उसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं ताकि सेल्स को प्रोवाइड किया जा सके, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन वगैरह हो गया। तो ये बातें समझ में आ गई, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। फिर देखते हैं होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। इंटरनल एनवायरनमेंट को नियरली कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन करना होम्योस्टेसिस होता है। ये देखिएगा, नियरली कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं, नियरली यानी कि एक नैरो रेंज में हम चीजों को मेंटेन करते हैं। कुछ चीजों को ज्यादा नैरो रेंज में मेंटेन करना पड़ता है, जिस तरह पीएच हो गई, इसको बिल्कुल नैरो रेंज में आपको, कुछ चीजों की थोड़ी सी ब्रॉड रेंज होती है, लेकिन हमने बॉडी को एक रेंज के अंदर अंदर मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर होम्योस्टेसिस खराब हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिजीज। तो डिजीज की डेफिनेशन की है, डिजीज इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ डिसरप्टेड होम्योस्टेसिस। बाकी इसमें कोई ऐसे आगे बात नहीं है जिक्र करने वाली। तो ये कहते हैं कि ऑल्दो डिजीज होम्योस्टेसिस के खराब होने की वजह से होती है, लेकिन डिजीज में भी कुछ ना कुछ होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। यानी कि एक छोटी सी खराबी आई है, इस वजह से डिजीज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज में होम्योस्टेसिस सिरे से है ही नहीं। ठीक है, बेसिक से कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। फिर आगे उन्होंने ब्लड के मोशन के बारे में बताया हुआ है कि हमारा जो ब्लड है वो एक मिनट में एक दफा पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में से सर्कुलेट कर जाता है, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1 मिनट में 6 दफा सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, और इसी तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मूवमेंट्स होती हैं। फ्लूइड जब कैपिलरी से बाहर आ रहा है, कैपिलरी के अंदर जा रहा है, बेसिक बातें, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस तरह से जाते हैं। नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी वजह सांस लेंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी। नंबर 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये यहाँ से आपको पता है ग्लूकोज वगैरह ब्लड में ऐड होती है। फिर लिवर और अदर ऑर्गन्स जो है डिटॉक्सिफाई और सब्सटेंसेस को मॉडिफाई वगैरह करने में रोल प्ले करते हैं। और फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जाहिर सी बात है अगर मसल्स होंगे, बोन्स होंगी तो हम खाना खा सकेंगे, वरना खाना नहीं खा सकेंगे। तो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फिर देखते हैं कि ब्लड से रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स किस तरह से होती है। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, किडनी से आपको पता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिया वगैरह निकल जाता है हमारी बॉडी में से। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है फीसेस के थ्रू निकल जाता है। और लिवर में भी मैंने आपको बताया डिटॉक्सिफिकेशन में ड्रग्स वगैरह हो रही होती है। तो सिंपल चीज थी, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोनल सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम में 3 खास चीजें हैं। एक सेंसरी इनपुट पोर्शन, जहां से हमें कोई ना कोई सिग्नल मिलते हैं। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इन सिग्नल्स को रिएक्ट करके जवाब देता है कि ये जवाब देना है। और मोटर आउटपुट पोर्शन, जो कि जवाब को एक्शन करने वाली जगह तक लेके जाता है, इफेक्टर तक पैगाम को लेके जाता है। ठीक है, बच्चों वाली बातें, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। फिर हार्मोन सिस्टम देखिएगा, हमारी बॉडी में 8 मेजर एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और कुछ हार्मोन्स का उन्होंने फंक्शन बताया हुआ है, जिस तरह इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है वो सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं। ये बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा जी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है और इंटेग्रिटी सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम जो एंटीजन होते हैं उनको सेंस करता है और उनके खिलाफ एक्शन करवाता है, एक्शन या फैगोसाइटोसिस से या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा के। ठीक है, और इंटेग्रिटी सिस्टम जो है ये देखिएगा, इंटेग्रिटी सिस्टम इज अ बाउंड्री between the internal environment of the body and the external environment. Internal environment का दूसरा नाम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जरा एक एमसीक्यू के हवाले से बात को देख लीजिएगा। और बाकी 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट हमारी जो है वो स्किन होती है। एंड में वो कहते हैं रिप्रोडक्शन भी होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। ऑल्दो हमें लगता है कि ये हम खैर होम्योस्टेसिस की टर्म से ज्यादा कर रहे हैं, इस तरह यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल रिप्रोडक्शन भी, क्योंकि इसी तरह से स्पीशीज कंटिन्यू होती रहेंगी और इसी तरह से मेंटेनेंस रहेगी।
फिर आते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी की तरफ। हमारे बॉडी के होम्योस्टैटिक फंक्शन को कंट्रोल करने के यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म में सबसे पहले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बताते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के जिस टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है वहां पे ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, और जहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यानी कि हीमोग्लोबिन एक बफर होती है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। सिंपल। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर बेरो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, ज्यादातर तो हम इसको सीवीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने ब्रीफ से डिस्कस किया है। बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो बेरो रिसेप्टर्स कम सिग्नल भेजते हैं तो वेजोमोटर सिस्टम जो है वो अच्छा काम करता है। वो अच्छा काम करता है तो हार्ट की पंपिंग तेज हो जाती है। ठीक, हार्ट की पंपिंग तेज होगी, आर्टीरियल प्रेशर दोबारा अच्छा हो जाएगा। ठीक, उसके बरअक्स अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया, बेरो रिसेप्टर्स वेजोमोटर सेंटर को पैगाम भेजेंगी कि भाई हार्ट की पंपिंग कम करो। वेजोमोटर सेंटर कम हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी, आर्टीरियल प्रेशर दोबारा ठीक हो जाएगा। तो ये उन्होंने बताया किस तरह से मुख्तलिफ चीजें हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रही होती हैं। नॉर्मल रेंजेस, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजों की नॉर्मल रेंज बताई हुई उन्होंने, और कहा है कि कितनी वेरी कर सकती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री से ज्यादा वेरी कर जाए तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। इसी तरह पीएच लेवल 7.4 नॉर्मल है, तो 0.5 से ज्यादा वेरी कर जाए तो वो इंसान के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें उन्होंने बताई हुई है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की तरफ। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बेसिकली ऑपोजिट एक्शन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो रिजल्ट ये होगा कि आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज किया जाए। इसी तरह अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन डिक्रीज कर गई है तो रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीजन कुछ जगह पे इंक्रीज किया जाए। यानी कि जो हो रहा है हम उसको ऑपोजिट एक्शन कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और बॉडी में ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक ही होता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक ही होता है। देखो नेगेटिव फीडबैक होगा तो कहां से होगा ना, वरना ग्लूकोज डिक्रीज किया है, मजीद डिक्रीज होगा तो फिर तो मसला बन जाएगा। डिक्रीज किया, अब अगर हम इंक्रीज करें तो ये नेगेटिव फीडबैक है, और यही हमारी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। कुछ जगहों में पॉजिटिव फीडबैक होता है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव फीडबैक में एक गेन का कॉन्सेप्ट है, गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। गेन एक तरह से डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होती है कि ये कंट्रोल सिस्टम जो है कितना इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पे अगर ये समझ लें इतना ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज यहां तक डिक्रीज की है, ठीक है, एज अ रिजल्ट हम इंक्रीज इतना कर सके हैं। इसका मतलब है ये जो थोड़ा सा इसकी इफेक्टिवनेस थी, अगर यहां तक डिक्रीज की और हमने इंक्रीज भी इतना ही कर दिया, इसका मतलब बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इसको हम गेन कहते हैं। गेन इज इक्वल टू करेक्शन ओवर एरर। यहां तक डिक्रीज किया, ये वापस चला गया, ये जो वापस चला गया, ये जो ठीक हुआ इसको करेक्शन कहते हैं, और जो अभी भी खराब रह गया उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, तो करेक्शन ओवर एरर का कॉन्सेप्ट, ये गेन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। फिर देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक को। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव फीडबैक कई बार डेथ कॉज कर सकता है। देखो मिसाल के तौर पे ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, उसमें से अगर 2 लीटर्स की ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, 3 लीटर्स रह गया। ठीक है, अब होना ये चाहिए था कि हार्ट तेजी से पंप करे और ब्लड को बॉडी के अंदर अच्छा सर्कुलेशन करता रहे। ठीक, लेकिन जब ब्लड इतना कम हो गया तो हार्ट बेचारा प्रॉपर पंपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिल रहा। हार्ट पंपिंग नहीं कर सकेगा तो मजीद ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हार्ट से ही काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर मजीद कम होगा तो हार्ट मजीद खराब हो जाएगा, विशियस साइकिल, और अल्टीमेटली बंदे की डेथ हो गई। ठीक है, बॉडी में कुछ जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक हमारे काम का भी होता है। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यू में पूछी जाती हैं। 4 एग्जांपल्स में रखनी है। नंबर 1, ब्लड क्लॉटिंग में फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है। ठीक है, यानी छोटा क्लॉट बनता है, बढ़ते 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 कंप्लीट क्लॉट बन जाता है। नंबर 2, चाइल्ड बर्थ में भी ये चाहिए होता है। आपको पता है कि सर्विक्स में तो कंट्रैक्शन होना शुरू होती है, तो एक कंट्रैक्शन से दूसरी और दूसरी तीसरी करते करते इंक्रीज करती है और बर्थ हो जाती है। ठीक है, नंबर 3, पर जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़े से सोडियम लीक होते हैं, फिर करते करते ज्यादा और फिर एक्सो पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। ये भी पॉजिटिव फीडबैक होता है। और आज शायद यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन आप ब्रेस्ट फीडिंग को में रख सकते हैं कि बच्चा जिस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग होती रहती है, मजीद मिल्क की प्रोडक्शन होती रहती है, ये भी पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो ये 4 जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक हमारे काम का होता है। एंड में डिस्कस करते हैं एडेप्टिव कंट्रोल क्या होता है, जिसको हम फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि हम हर एक्शन के लिए ब्रेन को यूज नहीं कर रहे होते, अलबत्ता ब्रेन जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है बॉडी को। मिसाल के तौर पे अगर हमारे एक मसल का एक्शन हुआ है, ब्रेन चेक करके बताता है ये एक्शन सही है या गलत हुआ है, और अगली दफा उस एक्शन को मजीद बेहतर कर देता है। तो इस तरह से ये एक अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है, इसको भी नजर में रखना है। तो 3 तरह के मैकेनिज्म थे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कह सकते हैं आप इसको। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।